हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब दोबारा हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नए ब्लॉग के साथ। आप लोगों के इतने मैसेजेस आए ना कि ओईटी और उसकी प्रिपरेशन पे, उसकी रजिस्ट्रेशन पे, उसके सारे प्रोसेस पे वीडियो बनाए, तो मैंने आज सोच लिया कि जो है ना मैं बना ही दूँ एक वीडियो उसके ऊपर। इतना उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है वो तो खैर मैं कोई प्रोफेशनल ट्यूटर तो हूँ नहीं कि मैं जो बताऊँ, और मेरी अपनी कौन सा इंग्लिश तो बहुत अच्छी है तो मैं आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ। लेकिन ऑब्वियसली जिसने किया हुआ है उसको एटलीस्ट इतना पता है कि कहाँ से करनी है आपने तैयारी, उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे है, उसका सारा प्रोसेस क्या है, मॉड्यूल्स क्या है, उसकी थोड़ी सी नो हाउ मैं आपको ज़रूर दे सकती हूँ। तो मेरे कुछ कलीग ने मैसेजेस किए थे, तो आज मेरी छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि आज जो है ना मैं इस पर एक वीडियो बनाती हूँ। आज चले मैं ओईटी जो है वो उसका मतलब है जनाब ऑक्यूपेशन इंग्लिश टेस्टिंग, और ऑस्ट्रेलिया उसका ओरिजिन है, यानी टेस्टिंग सिस्टम ये वहाँ का है। और बाकी ये कि 4 मॉड्यूल हैं उसमें, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। और चारों मॉड्यूल का पेपर जो है वो एक ही दिन में होता है। आइल्स की तरह नहीं है कि स्पीकिंग का पेपर सेपरेट होगा और बाकी जो है वो एक दिन में होंगे। स्पीकिंग का पेपर जो है वो बाद में होता है। तीनों पेपर जो पहले हैं राइटिंग, लिसनिंग और रीडिंग के, वो बैक टू बैक उधर ही बैठे हुए होंगे। सब इसमें वॉशरूम के लिए ब्रेक है, टॉयलेट ब्रेक्स आप जा सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर वो आपके टाइम के अंदर ही हैं, तो उसकी मैनेजमेंट वो लोग जब पेपर स्टार्ट होता है तो उससे पहले सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको बताते हैं कैसे आपने किस तरह से आप जो है वो जा। साथ ही आपको राइटिंग का मिल जाएगा। राइटिंग में आपने जब करना है करके आप बाहर निकलेंगे तो उस टाइम पे आपकी स्पीकिंग की रजिस्ट्रेशन हो रही होती है। स्पीकिंग की रजिस्ट्रेशन आप करवाएंगे, साथ ही आपको वो आपके लाउंज में बैठा देंगे, वेटिंग लाउंज में, कि ये आपका ग्रुप है, यहाँ बैठना है, ये आपका टाइम है। उस टाइम पे आपका स्पीकिंग का पेपर स्पीकिंग हो जाएगा और फिर उसके बाद आप टाटा बाय बाय। ओईटी में आपको बेनिफिट ये है कि आपका सिनेरियो जो आएगा ऑब्वियसली वो मेडिकल सिनेरियो आएगा, तो उसमें आप इतना ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द सिनेरियो जो होते हैं आप लोगों को पता ही होगा कि क्या सिनेरियो है। अच्छा, तो स्पीकिंग के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह स्पीकिंग का पेपर आप लोगों को याद आएगी मेरी बात जब आप लोग देंगे कि स्पीकिंग का पेपर वाकई सबसे ज़्यादा ईजी है। तो मैंने खुद पर्सनली जो है ना स्पीकिंग की तैयारी जो है वो लास्ट 2-3 दिनों में की थी, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। अब आते हैं रीडिंग पे। कुछ लोगों के लिए रीडिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, रीडिंग डिफिकल्ट है। मुझे इतना रीडिंग डिफिकल्ट नहीं लगा था। रीडिंग के 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट सी। पार्ट 1 पहला जो हिस्सा है उसके अंदर 4 कटिंग्स होती हैं, 4 रीडिंग सेक्शंस हैं, पैराग्राफ्स दिए हुए होते हैं और हर पैराग्राफ का डिफरेंट टॉपिक होता है। जैसे पैराग्राफ्स में से फिर एंड पे इकट्ठे क्वेश्चन लास्ट पे दिए होते हैं। आई थिंक 20 क्वेश्चन होते हैं पार्ट ए के। पार्ट ए का टाइम होता है 15 मिनट। तो जब वो आपका रीडिंग स्टार्ट होता है ना तो वो उसी टाइम 15 मिनट के बाद 15 मिनट के लिए आपको पार्ट ए पकड़ाएंगे और उसकी 15 मिनट के अंदर आपने वो क्वेश्चन जो है वो करने। और जैसे ही वो टाइम आपका खत्म होगा तो वो आपको आपसे जो है ना पार्ट ए वाला आपका पेपर जो है वो ले लेंगे। फिर उसके बाद पार्ट बी और पार्ट सी का पेपर जो है आपको बाद में मिलेगा और उसका जो रिमेनिंग टाइम होगा वो 30 मिनट्स होगा। पार्ट बी और सी का टाइम आपने मैनेज करना है, कितना टाइम पार्ट बी को देना है, कितना टाइम पार्ट सी को देना है, ये आप पर है। लेकिन पार्ट ए के लिए 15 मिनट जो है वो सेपरेट मिलते हैं, ठीक है। तो पार्ट ए के जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस नहीं होते, वो होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स हैं, या फिर एक हेडिंग, एक लाइन दी है सेंटेंस और पूछेंगे कि कौन से पैराग्राफ में डिस्कस हुआ है, पैराग्राफ ए में, बी में, या सी में, या डी में। तो वो उस तरीके से इसके आंसर आपने करने हैं। मुझे तो पार्ट ए सबसे ज़्यादा आसान लगता था। कुछ लोगों को उसकी टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होता है, लेकिन जिन लोगों को अगर उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फिर मैं बताऊंगी कि मैं किस तरह से उसका टाइम मैनेजमेंट करती थी और मुझे हमेशा रीडिंग ईजी लगता था। पार्ट बी जो है, मैं जब पार्ट बी और पार्ट सी का पेपर मिलता था, पार्ट बी के 6 क्वेश्चन होते हैं, 6 पैराग्राफ होते हैं और हर पैराग्राफ का नीचे उसके एक सवाल होता है और वो मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन। सी पार्ट के अंदर 2 पैराग्राफ्स आते हैं बड़े बड़े, उसमें रिसर्च आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, रिसर्च आर्टिकल ही मोस्टली आते हैं उसके अंदर रीडिंग में। तो समटाइम ऐसे ऐसे टॉपिक्स आते हैं जिनके बारे में आपने कभी मतलब ऑब्वियसली हमें नहीं इतना ज़्यादा पता होता, तो इस तरह के भी टॉपिक्स आ जाते हैं। तो मुझे पार्ट सी हमेशा मुश्किल लगता था रीडिंग का, लेकिन मैंने उसको किया, एनीवेज हो गया। तो मैं ये करती थी कि पार्ट सी का जो पहला पैराग्राफ आता है ना उसको मैं कहती थी अच्छे से पढ़ लूँ, बजाय इसके कि मैं दोनों को भागम भाग करने में टाइम वेस्ट कर दूँ। तो जो अच्छे से हो जाए मेरे से वो मैं कर लूँ। लिसनिंग का भी सेम इसी तरीके से 3 उसके पार्ट्स आते हैं, सेम 45 मिनट्स का एक पेपर आएगा। उसमें ऐसा नहीं है कि पहले पार्ट के 15 मिनट दूसरे पार्ट के, क्योंकि वो कॉन्टिन्यू एक ऑडियो चल रही है और वो बैक टू बैक चलेगी 45 मिनट्स के लिए।
तो उसमें जो है वो ऑडियो चल रही है, पहला पार्ट जो है वो सेम ऐसे ही है, फिल इन दी ब्लैंक्स हैं उसके अंदर, वो सारी फिल इन दी ब्लैंक्स ही है, ट्रू फॉल्स ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आई थिंक 20 के राउंड अबाउट इसी तरह से 20 या 22 जो है वो फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। तो उससे पहले 1 मिनट का टाइम मिलता है, ये 30 कि आपके पास 90 सेकेंड है और आप अपने क्वेश्चन को एक दफ़ा गो थ्रू हो लें। उसके बाद ऑडियो स्टार्ट हो जाती है। फिर जब पार्ट बी स्टार्ट होता है सेम उसी तरह से आते हैं कि 6 डिफरेंट डिस्कशंस आपको मिलेंगी। जैसे 1-to-1 डिस्कशन आएंगी कि हैंड ओवर चल रहा है, उसके बाद नीचे क्वेश्चन आएगा और फिर मल्टीपल चॉइस आता है 6, फिर उस तरह से सवाल आते हैं। और फिर सेम पार्ट सी का भी उसी तरीके से आता है कि 2 बड़े बड़े ऑडियोज चलती हैं रिसर्च के ऊपर। कोई किसी ने रिसर्च की है जैसे कैंसर से रिलेटेड, और मैं मेजबान हूँ और मैं उससे क्वेश्चन कर रही हूँ उसकी रिसर्च के बारे में। तो मोस्टली ऐसा ही होता है कि वही क्वेश्चन जो आपके लिखे हुए आते हैं वही एक पार्ट के 5 है, दूसरे पार्ट के 5 क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन सारे उसके अंदर डिस्कस हुए होंगे, वो भी मल्टीपल चॉइस आते हैं और इस तरह से आपने उसको जो है वो कवर करना होता है। और स्पीकिंग के अंदर वो 2 कार्ड्स आपको देते हैं, 2 क्यू कार्ड्स देते हैं, 2 सिचुएशंस आपको मिलती हैं। कम्युनिटी की भी सिचुएशन हो सकती है, क्लिनिक की भी सिचुएशन हो सकती है, इमरजेंसी की भी हो सकती है, इन वार्ड की भी हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है जो आएगी, जो कि पेशेंट और नर्स के बीच में जो सिचुएशन आ रही होती है। तो क्यू कार्ड वो देते हैं और साथ 2 मिनट देते हैं आपको, इसको पढ़ें और इसको सोचें कि आपने उसके पे बोलना क्या है। तो ये सारा ओईटी से रिलेटेड है। मैं कुछ लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, और कुछ ऑनलाइन जो अकेडमीज़ हैं जो यूके बेस्ड हैं और ओईटी ऑफिशियल से एफिलिएटेड है, ताकि अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए हो तो आप वहाँ से आप हेल्प लें बजाय किसी लोकल उसके करने के। तो जो लोग ओईटी कर रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह ताला आप लोग कर लेंगे। ओईटी की जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन होती है, ओईटी ऑफिशियल ऑनलाइन उनकी वेबसाइट है जो ओईटी ऑनलाइन, उसके ऊपर आपने जाना है, वहाँ पे जाके आपने अपना अकाउंट बनाना है, अपनी एक लेटेस्ट फोटो वो मांगेंगे और उन्हीं के पैटर्न पे फोटो नहीं चाहिए कि इतना सा कवर नहीं होना चाहिए और फेस ऐसा हो, स्माइल ना हो और इस तरह की चीज़ें। जब आप ओईटी वेबसाइट पे जाएंगे तो वो बताएंगे, और इन्फॉर्मेशन कोशिश कीजिएगा उधर आप अपनी बिल्कुल ठीक डालें। आपने जो अपना आइडेंटिटी का जो सोर्स डालना है ना, अगर तो आपका कोई भी कार्ड है, आईडी कार्ड है, अगर पाकिस्तान का है तो उसके ऊपर जो नाम है उसको फॉलो करें। अगर पासपोर्ट आप एज आइडेंटिटी अपनी शो कर रहे हैं तो जो पासपोर्ट के ऊपर नाम है उसको शो करें। और जब आपने जाना है तो आप अपने वो ओरिजिनल आपको उस टाइम पे वेरिफिकेशन के लिए मांगेंगे, और आपकी पिक्चर भी वहाँ पे दोबारा आपका आइरिस स्कैन जो है वो दोबारा करेंगे, और सारी वो दोबारा से आपकी जो है आइडेंटिफिकेशन वहाँ पे आपकी चेक करेंगे। तो कोशिश करें, अगर आप पासपोर्ट आपने अपना इस टाइम पे आप जो डाल रहे हैं, फर्ज करें आप एग्जाम साल के बाद दे रहे हैं, तब तक आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था और आपने पासपोर्ट चेंज करवा लिया, तो फिर आप ओईटी की यही वेबसाइट पे दोबारा जाएंगे, वहीं पे अपना लॉग इन करके उसके अंदर एडिट की ऑप्शन होती है, एडिट प्रोफाइल, तो अपनी प्रोफाइल को आप एडिट करें और नए पासपोर्ट का नंबर आपने डालना है, पुराना नहीं, क्योंकि फिर वो एग्जाम के डे पे आपको प्रॉब्लम होगी, उसी टाइम पे वो फिर आपको रोक लेंगे एग्जाम के लिए, वो फिर नहीं प्रोसीड करने देते। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ध्यान रखिएगा, जो इन्फॉर्मेशन डालें अपना सर नेम, फॉर नेम, मिडल नेम, फैमिली नेम जो जिस तरीके से है उसको वैसे ही लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। जो लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज़ 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 आप लोग इसको आगे आगे ज़रूर इसको फॉरवर्ड करें, और आपके जो क्वेश्चन हैं उनको रेज करें ताकि फिर मैं उन पर वीडियोस बना सकूं। और उम्मीद करती हूँ आपकी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें और मुझे भी दुआ में याद रखें। टाटा।